ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। शुरुआत उन 4 खबरों से जो हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। बात करेंगे अमेरिका और इजराइल के हमले में खामनेई की मौत के बाद ईरान ने नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। अली रजा अराफी को कमान सौंपी गई है। सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की कसम खाई गई है। इसके अलावा ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने 24 घंटे में 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में भारी तबाही मची है। ट्रंप ने कहा कि नहीं सुधरा ईरान तो हमले और तेज किए जाएंगे। इसके साथ साथ खामनेई की मौत से बौखलाए ईरान ने भीषण पलटवार भी किया है। इजराइल में कई जगहों पर मिसाइल अटैक हुए हैं। इसके अलावा दुबई, बहरीन और कतर में भी ड्रोन और मिसाइलों से ईरान ने अटैक किया है। बात होगी ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद पाकिस्तान में भी बवाल मचा। भीड़ ने कराची में यूएस कॉन्सुलेट में आग लगा दी। पुलिस की फायरिंग में 14 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पीओके के स्कार्दू में यूएन का दफ्तर भी फूंका गया है। ईरान इजराइल युद्ध के 30 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। दोनों तरफ से हमलों में भारी बर्बादी हो रही है। इजराइल और अमेरिका ने जहां ईरान के मिलिट्री ठिकानों को चुन चुन करके मारा है, तो कल जब दुनिया अपने काम में व्यस्त थी, तब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई भी मारे गए। बदले में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया और उसकी मिसाइलें दुबई के एयरपोर्ट तक पहुंच गई। कतर, बहरीन जैसे देशों में भी हमला करके ईरान ने अपना बदला लेने का ऐलान किया है। तो जानकारी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान में 500 से ज्यादा टारगेट्स को तबाह किया। दोनों देशों ने मिलकर ईरान पर इतने बम बरसाए कि हर इलाका धुआं धुआं हो गया। समंदर, जमीन, आसमान, इजराइल और अमेरिका ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए हर रास्ते का इस्तेमाल किया। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के रोरिंग लायन ऑपरेशन के तहत दोनों सेनाओं ने मिलकर बैलिस्टिक मिसाइलों की छड़ी लगा दी थी। अमेरिका ने अपने जिन जंगी जहाजों को ईरान के पास तैनात किया, वो वहीं से हमले कर रहा था। उधर इजराइल के फाइटर जेट्स अपने एयरबेस से ईरान को तबाह करने निकल रहे थे। फिर तेहरान और दूसरे शहरों में जाकर उनके सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर मार रहे थे। हमले से बचकर भागने वाले ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पर इजराइल ने रत्ती भर भी रहम नहीं दिखाया। इजराइल का कहना है कि उसने उन टारगेट्स को तबाह किए जहां से इजराइल पर हमले किए जा रहे थे। अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद बौखलाया हुआ ईरान अब बदले की राह पर है और ईरान के निशाने पर हैं इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देश। और इन पार्टनर्स कंट्रीज में ईरान चुन चुन करके अटैक कर रहा है, उन्हें लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। बदले की आग में सुलग रहा ईरान मिडिल ईस्ट में लगातार मिसाइलें दाग रहा है। कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, इराक, जॉर्डन, इजराइल सब ईरान के निशाने पर हैं। ईरान ने दुबई के जेबेल अली बंदरगाह को निशाना बनाया, जबकि बुर्ज खलीफा के पास यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी हमला किया था। कतर की राजधानी दोहा में भी एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिली है। ईरान की तरफ से इराक के इब्रिल एयरपोर्ट, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी अटैक किया गया। अमेरिका के सैनिक अभी भी इस इलाके में तैनात हैं। तेल अवीव में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में कम से कम 40 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। यही नहीं, दुबई में अमेरिकी एजेंसी सीआईए पर ईरान के हमले ने भी दुनिया को चौंका डाला। ईरान की स्ट्राइक के बाद दफ्तर में काफी देर तक धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। लपटों में घिरे सीआईए के दफ्तर को देखकर हर अमेरिकी तक हैरान रह गया। बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर ईरान की मिसाइल ने घातक हमला किया और भारी नुकसान पहुंचाया। तेज धमाके और आग के भयानक लपटों के बाद आसमान में काले घने धुएं का गुबार दिखाई दिया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है, ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक दुश्मन को पूरी तरह से हरा नहीं दिया जाता। तो अमेरिका और इजराइल के अटैक के बाद से ईरान एक्शन मोड में है। मिडिल ईस्ट के कई देशों पर ईरान मिसाइलें दाग रहा है और उसके निशाने पर हैं कतर, कुवैत, यूएई,
सऊदी अरब, बहरीन, इराक, जॉर्डन और इजराइल, अलग अलग ये देश जो कि अमेरिका के सहयोगी हैं, उन्हें निशाना बना रहा है और इन तमाम देशों में ईरान अमेरिकी बेसिस को टारगेट ले रहा है। साथ ही उसका साथ देने वालों को भी छोड़ने के मूड में नजर नहीं है। देखिए, ये 8 देश हैं जिनके ऊपर हमला किया गया है और इजराइल जो है वो तो ईरान का सीधा दुश्मन है, लेकिन कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, इराक और जॉर्डन जो सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इन पर अटैक इसलिए कर रहा है ईरान क्योंकि यहां पर अमेरिकी बेसिस हैं और सीधे ये कह चुका था ईरान पहले भी कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम अमेरिकी बेसिस को भी टारगेट करेंगे और अमेरिकी बेसिस को टारगेट करने के साथ साथ वहां जो सिविल इंस्टॉलेशंस हैं वहां भी हमला किया जा रहा है। रिहायशी इलाके, बड़े हमले वहां भी किए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ईरान यहां पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ईरान ने कहां-कहां हमला किया ये आपने तस्वीरों में देखा, लेकिन आप मैप के जरिए समझिए। ईरान के पास से यहां से हम शुरू करें, इराक पर अटैक किया गया, कुवैत पर अटैक किया गया है, साथ ही साथ कतर, बहरीन, यूएई, ये सभी वो देश है जो कि बिल्कुल ईरान के पास है। लेकिन सोचिए, ईरान ने वहां से सऊदी अरब को भी टारगेट किया है, सऊदी अरब को भी टारगेट किया है क्योंकि सऊदी अरब ईरान का प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ अमेरिका का बहुत ही करीबी सहयोगी है। साथ ही साथ जॉर्डन जो कि इजराइल के बिल्कुल पास है, उसे भी टारगेट किया गया है। जॉर्डन का इसमें सीधा रोल नहीं है, लेकिन जॉर्डन में भी अमेरिकी बेसेस हैं और इस वजह से टारगेट किया गया। और इजराइल जो कि सीधा जो दुश्मन है ईरान का, उसके ऊपर तो हमला उसका करना था ही। ईरान इजराइल तनाव पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है। यह बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसका असर भारत पर भी पड़ना तय है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है ईरान की ओर से। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से बड़े पैमाने पर भारत के कच्चे तेल का आयात होता है, उसी जगह से वहां के हालात होंगे। इसके अलावा भारत के करोड़ों नागरिक मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में जुड़े रहते हैं और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल पांडे हमारे साथ है, साथ ही साथ जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सीसीएस की बैठक होने जा रही है, कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन पर विचार किया जाएगा? देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे के बाद होने की संभावना है और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। जाहिर तौर पर जो हालात अभी पश्चिम एशिया में बने हुए हैं, तमाम जगहों पर भारतीयों के फंसे होने की सूचना है। पश्चिम एशिया के अलग अलग एयरपोर्ट पर और अलग अलग हिस्सों में उड़ानें बंद हो गई हैं, उड़ानें प्रभावित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ताज़ा हालात पश्चिम एशिया के हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक के बाद देखते हैं कि क्या कुछ फैसला भारत सरकार लेती है भारतीयों की वापसी को लेकर। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक के बाद इसमें पूरी जानकारी लेंगे, एक एक चीज के बारे में समझेंगे और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जा सकता है भारतीयों की वापसी को लेकर इन तमाम पश्चिम एशिया के क्षेत्र से जहां जहां पर भारतीय फंसे होने की सूचना है। जी बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है विशाल, अपने दर्शकों को बता दें, बहरीन में क्राउन प्लाजा होटल पर हमला किया गया है। यह बड़ी खबर आ रही है, हमले में क्राउन प्लाजा होटल को भारी नुकसान पहुंचा है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमला किया गया है। यह बहरीन की तस्वीर है जहां क्राउन प्लाजा होटल पर अटैक किया गया है। जबरदस्त धमाका हो रहा है, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। बहरीन जिस पर कल से ही हमलों का सिलसिला ईरान ने शुरू कर दिया था और यहां पर यह अटैक किया गया है। हमारे साथ वॉर रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर, दुबई, शारजा, दोहा, अबू धाबी और तमाम जो ये शहर बेहद शांत और सुरक्षित जगहों में गिना जाता है, लेकिन ईरान ने जवाबी हमले में इन शहरों को निशाना बनाया है। क्या इसे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में बिखराव की शुरुआत माना जाए? देखिए, ईरान एक शिया देश है, पहली बात, और दूसरा जहां पर वो हमले कर रहा है वो ज्यादातर जो हैं वो सुन्नी बाहुल हैं। उन सुन्नी बाहुल के साथ साथ उसकी लड़ाई यहूदी देश से है, उसकी क्रिश्चियनिटी के साथ लड़ाई है। तो कुल मिला के ये 2 हिस्सों में बंट गए हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई को देखें तो इससे पहले 1967 में लड़ाई ईरान के अलावा जो जिन देशों में हुई थी उनमें इजराइल था, इजिप्ट था, सीरिया था, ये लोग लड़े थे। लेकिन ये जो मौजूदा हालात की लड़ाई है ये अब तक की खाड़ी की सबसे बड़ी लड़ाई इसलिए मानी जा रही है कि जितने देश इस लड़ाई में शामिल हैं, जिन पर अटैक किए जा रहे हैं, इतने एक साथ देशों पर 8-8 देशों पर पहले कभी अटैक नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये है कि ये कम्युनिटी के हिसाब से डिवाइड होगा। रमजान के महीने में हो रहा है इसलिए डिवाइड होगा और ईरान को वो हमदर्दी नहीं मिलेगी। ईरान उस हर अमेरिका के और इजराइल के सहयोगी को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है जो पिछले लंबे समय से केवल ईरान के पक्ष में तो बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट भी कर रहे थे। जहां तक आप भारत की बात कर रहे हैं कि भारत के लिहाज से 2 महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं जो प्रधानमंत्री मीटिंग लेंगे। एक,
हमारे नागरिकों को जो निकलना चाहते हैं उनको कैसे निकालना है, क्योंकि जो सुरक्षित ठिकाने पर होते हैं और जब भी लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो जो सुरक्षित जगहों पर हैं उनको वहीं रहने दिया जाए, उनको छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि एयर स्पेस में उतनी ज़्यादा आपको लिबर्टी नहीं होती है उनको लाने की। तो पहली बात जो निकालने हैं, कहां फंसे हैं उनको कैसे निकाला जाए। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है आर्थिक लिहाज से कि कल शेयर बाजार खुलेगा तो क्या हाल होगा। गिरना तय है वो तो जगविंदर जी, बिल्कुल शेयर बाजार गिरना तय है जी। मैं आपके पास लौटूंगा। दूसरी खबरें भी अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा कि सबको पता है, इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई, लेकिन वो हमला हुआ कैसे, किसने अंजाम दिया और कैसे उन्हें मारा गया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले खामनेई की मौत वाली जगह को भी आप देख लीजिए। ये वही कंपाउंड है जहां बैठकर खामेनेई अमेरिका और इजराइल को ललकार रहे थे, लेकिन बीती रात हुए हमले में यहां इतने बम बरसे कि उनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर आधी रात के बाद हमले करने शुरू किए थे। अमेरिका की सेना को ऑर्डर था कि वो ईरान के उन ठिकानों को पहले खत्म करे जहां से सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। उसके बाद आदेश का पालन हुआ। कुछ ही घंटे बाद खामेनेई के कंपाउंड पर हमला हुआ और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का सबसे बड़ा नेता मारा गया। तो देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन अमेरिका के लिए यह उतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि उसे पहले से यह मालूम था कि खामनेई हमले के वक्त कहां रहने वाले हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ट्रंप प्रशासन को खामनेई की लाइव लोकेशन दे रखी थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक CIA कई महीनों से खामनेई की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और कल जब खामनेई सेना के अधिकारियों से मिलने के लिए अपने कंपाउंड में बैठे तो इजराइल के साथ मिलकर के वहां पर भयानक हमला बोला गया। हालांकि पहले तो इस खबर की पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन जब मलबे के ढेर से खामनेई का शव निकला तब दुनिया को उनकी मौत की खबर दे दी गई। और ये खबर बताते बताते ईरान की मीडिया के एंकर रोने लगे। महिला एंकरों से लेकर पुरुष एंकर तक जिसने भी खामनेई के मौत की खबर पढ़ी, उसकी आवाज में दर्द और आंखों में आंसू थे। The orphans across the world, as the orphans mourn our Imam Ali. ईरान की स्टेट टीवी पर उस वक्त खबर से ज्यादा रिपोर्टर और एंकरों के रोने की आवाजें आ रही थी। खामनेई की मौत पर 40 दिन के शोक के ऐलान के साथ ईरान के लोग रोते हुए सड़कों पर आए और बदले की मांग की। बदले की कसम के साथ ईरान की मस्जिद में लाल झंडा भी फहराया गया ताकि उन्हें हर वक्त अपना बदला याद आता रहे। और आखिरकार ईरान ने बदला लिया भी है, लेकिन इजराइल अभी तक रुका नहीं है और अब से कुछ देर पहले एक बयान जारी करते हुए उसने साफ किया है कि आने वाले दिनों में हजारों जगहों पर हमले होंगे। अगर इससे बचना है तो ईरान की जनता को खामनेई को भूल करके सड़क पर आकर विद्रोह करना होगा। और उनकी बातों को बल देने के लिए इजराइल खामनेई की मौत के बाद भी ईरान पर हमले करता जा रहा है। यह खामनेई का हेडक्वार्टर था जिसे इजराइल की सेना ने कुछ सेकंड के अंदर ही बर्बाद कर दिया। उधर नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, हम ईरान के बहादुर लोगों के लिए ऐसे हालात पैदा करेंगे जिससे वो अत्याचार की जंजीरों से खुद को मुक्त कर सकेंगे। ईरान के लोगों, आप इस मौके को जाने मत दीजिए। यानी नेतन्याहू यहाँ ईरान के लोगों से बगावत की अपील कर रहे हैं। बगावत तो दूर, फिलहाल ईरान को बारूदों से घेरा गया। मिलिट्री और सरकारी ठिकानों पर हमला करके इजराइल ने ईरान को धुआं कर दिया। और बड़ी खबर आ रही है ईरान के किरमानशाह शहर पर इजराइल ने हमला बोला है। रजा यूनिवर्सिटी के पास धमाके के बाद धुएं का गुबार यहां पर देखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान के किरमानशाह में रजी यूनिवर्सिटी के पास जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाके के बाद धुएं का गुबार देखा गया है। तो ईरान के अलग अलग शहरों को इजराइल टारगेट कर रहा है। राजधानी तेहरान समेत जितने भी अहम शहर हैं वो इजराइल के निशाने पर है और ईरान के आसमान पर छाया हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से इजराइल का कब्जा दिख रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमान जहां मन कर रहा है वहां पर बम गिरा रहे हैं और इन सब के बीच ईरान में यहां धुआं जैसे हालात हो रखे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ बने हुए हैं। पटियाल सर, अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हमारे पास अभी बहुत हथियार हैं, अमेरिका ही नहीं उसके दोस्तों को भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो राय नहीं है, अमेरिका ने काफी बड़ा जखीरा जमा किया हुआ है। यहां तक कि अगर 250-300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों की बात करें, जो कि खास तौर पर उसने
नेवी के लिए तैयार किए हैं दुश्मन देश के। अगर समुद्र में कुछ भी होता है तो उस पर 3000 मिसाइल उसके पास हैं। इसके अलावा जो दूर तक मार करने वाली मिसाइल्स हैं, यानी इजराइल तक पहुंचने वाली मिसाइल्स की भी कमी नहीं है। और वो पिछले लगातार अगर 3-4 महीने देखें, जब से पिछले साल 12 दिन की लड़ाई चली थी, उसके बाद उसने चाइना से भी काफी सारा सामान खरीदा है। जी, और इन सब के बीच हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम कमांडर को मारा है और इसके अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान ईरान की वजह से जल उठा है। वहां का शिया समुदाय जो है वो कराची में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर टूट पड़ा। उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की और इसमें 14 लोगों की मौत हुई है। हाथों में हथियार के साथ आए लोगों ने कराची में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर धावा बोला। खामनेई की मौत से नाराज लोगों ने उस बिल्डिंग में तोड़फोड़ की। ये सभी लोग कॉन्सुलेट के एंट्री गेट को घेर कर उसे तोड़ते जा रहे थे। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। फिर भी नहीं माने तो इन लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें कई लोगों की जान गई। उधर गुस्से में इन लोगों ने कॉन्सुलेट के पास मौजूद पुलिस की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। यही गुस्सा लाहौर में भी दिखा। वहां अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे थे। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शनिवार को ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया था। इन हमलों में न केवल ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत हुई, बल्कि सेना के सर्वोच्च कमांडर समेत कई लोग मारे गए। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका इजराइल ने ईरान पर ऐसे किन हथियारों का इस्तेमाल किया जिसके परिणाम इतने विध्वंसक साबित हुए हैं। एक के बाद एक सैन्य ठिकाने बर्बाद होते रहे। हमला इतना खतरनाक था कि पूरा तेहरान धुएं और धूल के बड़े बड़े गुबार में उड़ता हुआ नजर आया। मिडिल ईस्ट में इतनी विस्फोटक तबाही पहले कभी नहीं मची थी, लेकिन यह सब संभव हुआ सटीक सैन्य रणनीति और खतरनाक मिसाइलों के इस्तेमाल से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले में मुख्य रूप से टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें अलग अलग नेवल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। टॉमहॉक लंबी दूरी की सभी मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल मुख्य रूप से अमेरिकी नौसेना और रॉयल नेवी के युद्धपोतों पनडुब्बी से जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मिसाइल की रेंज 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच है। इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट 3 इंच होती है। बूस्टर की लंबाई 5 फीट होती है। टॉमहॉक मिसाइल की स्पीड 885.139 किलोमीटर प्रति घंटे से 1416.22 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। क्रूज मिसाइल होने के कारण यह सतह से काफी नजदीक उड़ान भरती है और यही वजह है कि दुश्मन के रडार टॉमहॉक मिसाइल को जल्दी से नहीं पकड़ पाते। माना जा रहा है कि इन मिसाइलों से दागकर तेहरान में इतनी बड़ी तबाही मचाई गई। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइलों ने ईरान के कई शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया। ईरान के ताकतवर हमलों से तेल अवीव से लेकर दुबई के कई आलीशान होटल भी दहलते रहे। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा हो या फिर दुबई में शेखों के बड़े बड़े आलीशान होटल, ईरान की मिसाइलों ने ऐसा तांडव मचाया कि लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। कतर, बहरीन, सऊदी, यूएई, पूरे मिडिल ईस्ट में ईरानी मिसाइलों ने रात भर जबरदस्त दहशत फैलाई। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिनसे न केवल खाड़ी देश बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी कांप उठा। दरअसल ईरान के पास गदर 110 जैसी खतरनाक मिसाइल्स हैं जो हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मनों को निशाना बनाने में सक्षम है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की गदर 110 मिसाइल। इसे शहाब 3 मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन कहा जाता है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा से दुश्मनों पर अटैक करने में सक्षम है। ईरान के पास फतह हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। यह मिसाइल करीब 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है, साथ ही रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। इसके अलावा शहाब 3 तेजिल और पावे मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता 1000 से 2500 किलोमीटर तक है। भले इस लड़ाई में ईरान कमजोर हो, लेकिन उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता ने यह बता दिया कि दुश्मन उसकी रेंज से ज्यादा दूर नहीं।
ईरान अमेरिका संघर्ष की वजह से खाड़ी देशों के आसमान में इस समय तालाबंदी सी दिख रही है। 8 देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। वहीं एयर स्पेस बंद होने से दुनिया भर के लाखों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। जिन 8 देशों ने अपने एयर स्पेसेस को बंद किया है उनमें ईरान, इजराइल, इराक, जॉर्डन, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई शामिल हैं। इन 8 देशों के एयर स्पेस बंद होने से मिडिल ईस्ट के देशों में हवाई उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है। अकेले भारत की बात करें तो 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। युद्ध का सबसे ज्यादा असर दुनिया के सबसे व्यस्त दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखने को मिल रहा है, जहां मिडिल ईस्ट को जाने वाली 100 से ज्यादा, माफ कीजिएगा 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी हैं। एयर इंडिया, एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और ब्रिटिश एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस ने भी खाड़ी देशों की अपनी सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इस वैश्विक संकट के बीच लाखों यात्री इस समय दुनिया भर के अलग अलग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और इनमें बड़ी संख्या में भारतीय यात्री भी शामिल हैं। दरअसल ईरान का हवाई क्षेत्र अंतर महाद्वीपीय उड़ानों के लिए बेहद खास है। यह यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख ईस्ट वेस्ट रूट पर स्थित है। ऐसे में ईरान का एयर स्पेस बंद होने के कारण खाड़ी देशों को जाने वाले विमानों का लंबा चक्कर अब उन्हें लगाना पड़ रहा है और इससे ईंधन भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा बर्बाद होगा और ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलें होने जा रही हैं। खाड़ी क्षेत्र का जब से नो फ्लाई जोन में उसे बदला गया है उसके बाद सबसे ज्यादा परेशान यात्रीगण हैं। फ्लाइट में रुकावट और कैंसिलेशन के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कई यात्री फंसे हुए हैं। उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, आप लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम लोग पंजाब से आ रहे हैं। सुबह 2 बजे निकले बच्चों को लेके, इतनी मुश्किल रात में अभी पहुंचे ही हैं तो इधर आके पहले कोई अपडेट नहीं आया। अभी इधर पहुंचे हैं 2 घंटे बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि फ्लाइट आपका कैंसिल हो गया है। कुछ फ्लाइट नहीं है, पूरा बंद किया हुआ है। तो यहां पर लगातार जो हालात बने हुए उस पर हमारी नजर बनी हुई है और हमारे साथ वॉर रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़े हुए हैं। पटियाल सर, अगर बात की जाए जो ईरान पर हमले और उसके जवाबी हमले से पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया गया है। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय भी रहते हैं, हजारों टूरिस्ट भी वहां पर फंसे हुए हैं और ऐसे में भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए इस मौजूदा हालात में? इसी को लेकर तो मीटिंग होने जा रही है। रात को प्रधानमंत्री इसी को लेकर मीटिंग करेंगे और विदेश मंत्रालय से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां अपनी अपना उसमें मशवरा रखेंगी कि कैसे निकालना है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी उसमें इन्वॉल्व रहती है और 2 तरह से इस मसले को देखा जाएगा। पहला कि जो नागरिक सुरक्षित वहां पर हैं उनको वहीं रहने दिया जाए। दूसरा, जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरह से निकालना है, उन देशों से बात करनी है, उनका क्या कॉन्टीजेंसी प्लान है, किस तरह से उनको उस संघर्षशील क्षेत्र से निकालना है। अगर एयरपोर्ट सुरक्षित हैं तो उन एयरपोर्ट पर ही उनको रहने दिया जाए, क्योंकि खाने पीने और रहने की तमाम दिक्कतें रहती हैं। जब भी कोई एयर स्पेस बंद होता है तो तब ये दिक्कत आती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि मिडिल ईस्ट जो है वो पूरी दुनिया से कट गया है। मिडिल ईस्ट के कटने का वजह यह है कि लगातार इतने ज्यादा रॉकेट्स और मिसाइल एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। तो ऐसे में जो रात मीटिंग होने वाली है वो महत्वपूर्ण होगी, आर्थिक लिहाज से भी, सुरक्षा के लिहाज से भी। बिल्कुल, इन सबके ऊपर भारत सरकार की अहम मीटिंग भी होने जा रही है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत वाला गुस्सा भारत भी पहुंचा। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक शोक, गुस्सा और आक्रोश है। कहीं मस्जिदों में फातिहा और दुआओं का दौर है तो कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। खामनेई साहब को ये अमेरिका ने मार दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खामनेई की मौत की खबर मिलते ही हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला, साथ ही अमेरिका इजराइल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। खामनेई की मौत पर लखनऊ में तो मुस्लिम महिलाएं फूट फूट कर रोती दिखी। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि यह सिर्फ ईरान के नेता की मौत नहीं बल्कि पूरे शिया कम्युनिटी के लिए बड़ा नुकसान है। हम किसके सहारे जीते थे? हमारे वो भैया सरपरस्त थे हमारे। आप लोग यहाँ पर सड़क पर उतर रही हैं, मांग क्या है? क्या हमारे मौला के साथ गलत हुआ, ये सब हमारे मरते। आप देखिए यहाँ पर ये प्रदर्शन और पूरे इमामबाड़ा क्षेत्र में ये प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है। लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और खामनेई की मौत पर मातम मनाया। खामनेई की मौत पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जामिया नगर में भी हुए हैं। जामिया नगर में लोग खामनेई की तस्वीर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। एक से बढ़कर एक जलील, एक से बढ़कर एक जलील,
एक से बढ़कर एक जलील। दिल्ली के जामिया नगर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जैसे हमारे देश हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं, उसी तरीके से हम शिया मुस्लिम के लिए जो इमाम के बाद होते हैं मरजाए वक्त, तो रहबर हमारे शिक्षा के लिए मसले राह बोले, मसले राह उनका नाम है यतीमी के बराबर। वहीं यूपी के अलीगढ़ में शिया समुदाय के लोगों ने काले परचम लहराए और छाती पीटकर मातम मनाया। खामनेई साहब को ये अमेरिका ने मार दिया, इंसानियत के लिए लड़ रहे थे। यूपी के जौनपुर में तो खामेनेई की हत्या पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ज्यादा उबाल देखने को मिला। इसके अलावा यूपी के अमरोहा, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और कारगिल में भी प्रदर्शन हुए। खामेनेई की मौत पर शिया समुदाय की भावनाओं में एक अलग उफान देखने को मिला। और बड़ी खबर आ रही है अबू धाबी के जायद एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला किया है। यूएई पर लगातार ईरान का हमला जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, यूएई के अबू धाबी में जायद पोर्ट पर ईरान ने हमला किया है। इस बड़ी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, लगातार अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमलों का सिलसिला जारी है, एयरपोर्ट में यूएई को के टारगेट किया गया है। हाँ बिल्कुल, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आई है चंदन की जो अबू धाबी का जो पोर्ट है ये अल जायद, इस पर जो है अटैक किया गया ईरान द्वारा। यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि जो अमेरिका का कोई बेस होगा या फिर अमेरिका का कोई शिप यहाँ पर एंकर होगा, उसी पर ये अटैक किया गया है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कल से कि किस तरह से जो ईरान है वो जितने भी अमेरिकी यूएस बेस हैं, मिलिट्री बेस है, नेवल बेस हैं इस रीजन में, यानी कि गल्फ कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में, उन सब पर अटैक कर रहा है। और उसी की ये तस्वीर, ये वीडियो जो है ये भी उसी की ही एक बानगी है, ये भी उसी का ही उदाहरण हमें सामने दिखाई दे रहा है आते हुए। बिल्कुल, ईरान ने साफ कर दिया है कि हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज पर ईरान ने हमला बोला है। तेल टैंकर स्काईलाइट पर हमला किया गया है, इसमें 4 नाविक घायल हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का कारोबार होता है, आवाजाही होती है, वहां पर ईरान की ओर से अटैक किया गया है। तेल टैंकर पर अटैक किया गया है और इसमें 4 नाविक घायल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और नीरज, बेहद गंभीर ये मामला, जिस तरह से अटैक किया गया है इस जहाज पर। जो ईरान है उसने इस बात का ऐलान कर दिया था, अनाउंसमेंट करी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, यानी कि नेवल ब्लॉकेड वहां पर लगा दिया था ईरान ने। उसके बाद ऐसा लगता है कि ये जो ऑयल टैंकर है ये किसी देश का था, चाहे फिर यूएई का हो या फिर वो कुवैत का हो या किसी और कंट्री का हो, ओमान का हो सकता है, सऊदी का हो सकता है। ये यहाँ से क्रॉस कर रहा था और उसी वक्त इस पर अटैक हो गया। तो इस बात की आशंका पूरी है कि ईरान की ही नेवी ने इस पर अटैक किया है। और इस सब के बीच 150 से ज्यादा यहाँ पर जो है जहाज फंसे हुए भी हैं और ऐसे में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। नीरज, खामनेई के अंत के बाद ईरान बदले की आग में चल रहा है, बैक टू बैक हमले कर रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश में जुटा है कि उसके दुश्मन का साथ देने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहे हैं। ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि अगर ईरान यहां रुक गया तो उसे इम्यूनिटी यानी माफी मिल सकती है, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। लेकिन इस बार वार पलटवार के बीच एक बार फिर से दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव होता हुआ दिख सकता है। इस जंग में इजराइल और अमेरिका के समर्थन में विश्व के कई देश खड़े हो गए हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूक्रेन और नॉर्वे के अलावा बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई जैसे अरब देश अमेरिका के समर्थन में खड़े हैं। वहीं कई देश अमेरिका और इजराइल के इस कदम के खिलाफ भी ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। रूस ने ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की है, जबकि चीन भी ईरान के समर्थन में उतर आया है। भारत ने मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से तनाव कम करने और बातचीत के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स का रास्ता अपनाने की अपील की है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला लगातार जारी है और उसके बाद ईरान का पलटवार हो रहा है। इससे मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा तैयार हो गया है और अगर इसने और घातक रूप लिया तो आशंका जताई जा रही है कि एक बार ऐसा संघर्ष ये शुरू हो सकता है जो कई साल तक चलता रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब आर पार की जंग में बदलता दिख रहा है। मिसाइल, ड्रोन अटैक के अलावा एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां दी जा रही है। ईरान की संसद के स्पीकर ने ऐलान किया है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी।
ईरान की धमकी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो अमेरिका ऐसी चोट देगा जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। खामेनेई ईरान के सबसे ताकतवर नेता थे। सेना, सरकार और धर्म तीनों पर खामेनेई का असर था, लेकिन अब उनकी मौत से पूरा सिस्टम हिल सकता है। ईरान में सत्ता की नई लड़ाई शुरू हो सकती है। देश गृह युद्ध में भी जा सकता है। दूसरी तरफ अगर ये संघर्ष बढ़ा तो इसमें सीरिया, इराक या यमन जैसे देश शामिल हो सकते हैं, और ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व में स्थिरता और सुरक्षा पर बड़ा असर होगा। तो देखिए, एक और यूएस और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है, और इस जंग ने मिडिल ईस्ट की टेंशन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। और अब सवाल यह है कि इस टकराव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रह जाएगा या फिर इसका असर भारत तक दिखाई देगा, क्योंकि लड़ने वाले दोनों ही देश भारत के दोस्त हैं। भारत अपनी 80% से ज्यादा कच्ची तेल की जरूरत आयात करता है और इसका ज्यादातर हिस्सा होर्मुज रूट से आता है। अगर युद्ध की वजह से समुद्री मार्ग बाधित हुए तो कीमत और आयात की लागत बढ़ सकती है। इंटरमीडिएट सामान पर निर्भर उद्योगों में सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। समुद्री मार्ग बाधित होने से निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। यूरोप और अमेरिका के लिए मुख्य समुद्री मार्गों पर शिपिंग और बीमा लागत बढ़ने से कपड़ा, केमिकल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में देरी और कॉस्टिंग बढ़ सकती है। इसके अलावा दूसरे देशों से भारत आने वाले पैसे पर भी युद्ध का असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत को कुल रेमिटेंस का 1/3 खाड़ी देशों से ही आता है और ये रकम 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की तादाद पर नजर डालें तो यूएई में 43,26,000, सऊदी अरब में 27,47,000, कुवैत में 10,36,000, कतर में 8,30,000, ओमान में 6,76,000, बहरीन में 3,17,000 भारतीय काम करते हैं। सबको जोड़ लें तो ये नंबर 1 करोड़ के करीब है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भारत की रेमिटेंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तीनों पर असर डाल सकता है। दूसरी तरफ ईरान में भी 25,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। अगर युद्ध संकट बढ़ता है तो भारत को वहां फंसे अपने लोगों को निकालने का इंतजाम भी करना होगा। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो गई और इसके बाद देश में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। लेकिन इस बीच एक खुलासा और हुआ है, खामनेई की मौत पर सनसनीखेज खुलासा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन किए और ईरान पर हमला करने के लिए लॉबिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी शुरू में इस हमले के पक्ष में नहीं थी, लेकिन सऊदी ने कहा कि अटैक के लिए यही सबसे मुफीद समय है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सऊदी को डर था कि अगर अभी हमला नहीं हुआ तो ईरान भविष्य में और मजबूत हो जाएगा और सऊदी तेल ठिकानों पर खतरा बढ़ जाएगा। दावे के मुताबिक सऊदी और इजरायली लॉबिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमला करने के लिए तैयार किया। इसके अलावा ईरान का अमेरिका को लगातार खटकना भी इस हमले की वजह बना, जिसकी कई वजह रही, जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिडिल ईस्ट में खामनेई का असर, कच्चे तेल और गैस का व्यापार, डॉलर के बाहर होने का खतरा, लेबनान, यमन जैसी जगहों पर ईरान समर्थित समूह। इन तमाम वजहों से अमेरिका ईरान का प्रभाव कम करना चाहता है। और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने ईरान पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। इजरायली हमले में ईरान के 2 फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। लड़ाकू विमान F-5 और F-4 इजरायली हमले में तबाह हो गए हैं। ये वो लड़ाकू विमान हैं जो बहुत पुराने हैं, लेकिन ईरान के पास पुराने जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी चुन चुन करके टारगेट कर रहा है इजराइल। और देखिए, बाकायदा एक वीडियो भी जारी की गई है, ड्रोन के जरिए जो ली गई तस्वीर है उसको देखिए। जमीन पर विमान नजर आ रहा है और उसके बाद अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और जाहिर सी बात है इसे टारगेट करके नष्ट कर दिया गया है। F-4 और F-5 इजरायली हमले में तबाह हो गए हैं। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, ये विमान तब के हैं जब ईरान के ऊपर ईरान में प्रतिबंध नहीं लगे थे और तब के विमान, पुराने लड़ाकू विमान पड़े हुए हैं। और नीरज राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, पुराने ही लड़ाकू विमान जो थे उन्हें भी एक एक करके तबाह कर रहा है इजराइल, और जाहिर सी बात है कि पूरी एयर सुप्रीमेसी हासिल कर चुका है वहां पर ईरान में। बिल्कुल, देखिए चंदन, ये इसलिए किया जा रहा है कि कहीं इन F-4 और F-5 से फाइटर जेट का भी इस्तेमाल कर
जो ईरान है वो अमेरिकी बेसिस पर अटैक ना कर दे, इसलिए बेहद ज़रूरी था। और इसीलिए जब ये हम देख रहे हैं कि ये खड़े हुए थे, टारमेक पर खड़े हुए थे, हम पार्क थे वहाँ पर ये दोनों फाइटर जेट्स, उसी दौरान जो है इजराइल ने अटैक किया और इन दोनों ही फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 70 के दशक में जब कट्टरपंथी इस्लामिक शासन से पहले जो शाह का शासन था, उस वक्त अमेरिका ने इन F4 F5 को ईरान को ही दिया था और अब इजराइल ने इनको मार गिराया है। और इस बीच ईरान और इजराइल के बीच चल रहे महायुद्ध ने देश की सियासत को भी यहां नई दिशा सी दे दी है। विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार से अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की है, तो बीजेपी ने कहा कि भारत सरकार शांति के पक्ष में खड़ी है। प्रियंका गांधी ने युद्ध की निंदा करते हुए कहा कि पीएम मोदी नेतन्याहू और ट्रंप के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और उम्मीद है कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए वो हर संभव मदद करेंगे। उधर ओवैसी ने उम्मीद जताई कि भारत सरकार खामनेई की हत्या की निंदा करेगी। और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं अयतुल्लाह खामेनी की मौत को। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी से पूछा कि जब उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया था तो खामनेई की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। भारत सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उधर बीजेपी कह रही है कि भारत सरकार का रुख साफ है। भारत सरकार का बहुत स्पष्ट है। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, खामनेई की शहादत के साथ ही भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया है। ईरान और इजराइल के महायुद्ध ने चीन को भी परेशान कर दिया है। चीन ने हालात पर गंभीर चिंता जताई है और दोनों देशों से सीजफायर की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत फू कोंग ने कहा कि सैन्य बल से विवादों का समाधान नहीं हो सकता और मिडिल ईस्ट में हिंसा किसी के हित में नहीं। उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के लिए कहा है। फू कोंग ने मांग की है कि ईरान पर हो रहे हमलों को तुरंत रोका जाए ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़े। उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। चीन के न्यूज चैनल चाइना डेली ने विदेश मंत्रालय के हवाले से सोशल मीडिया पर लिखा, चीन सैन्य कार्रवाई को तत्काल रोकने, तनावपूर्ण स्थिति को और बढ़ने से रोकने और बातचीत के साथ समझौता फिर से शुरू करने की अपील करता है ताकि मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनी रहे। इस बीच जो ओमान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था, वहां भी ड्रोन हमले की खबर आई है जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने साफ किया कि उन्हें ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों की कोई जानकारी नहीं थी और न ही वो इसमें शामिल थे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने आपात बैठक बुलाई है। और बड़ी खबर आ रही है, इसराइल के यरूशलेम के शेमेश शहर पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरानी हमले में 6 नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। इसराइल के ऊपर लगातार मिसाइलें बरसा रहा है ईरान और शेमेश शहर में 6 नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। तो राजधानी तेल अवीव समेत अहम शहरों में एयर डिफेंस तैनात है, लेकिन ऐसे शहर जहां पर एयर डिफेंस उतना कारगर नहीं है, वहां पर लगातार ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं। शेमेश में 6 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेहरान में IRGC की खुफिया एजेंसी पर हमला किया गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद यहां भारी तबाही मची हुई है। तो देखिए, एक और इजराइल के ऊपर अटैक किया है ईरान ने, 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं इजरायली से एयर स्ट्राइक के बाद जो खुफिया एजेंसी IRGC है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसकी खुफिया एजेंसी पर बड़ा हमला किया गया। इजराइल की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। इजराइल में भी नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन ईरान में जो भयंकर नुकसान हो रहा है उसके मुकाबले इजराइल का नुकसान काफी कम है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, एक चीज तो साफ है कि भले ही कितने भी एयर डिफेंस आपके पास मौजूद हो, लेकिन 90% ही आप उसे रोक सकते हैं। 10% मिसाइलें भी भारी तबाही इजराइल में ला रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसकी अपनी अपनी उसकी खासियत तो होती ही है, यानी कि उसका क्षमताएं तो होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बहुत ज़्यादा नंबर में अगर अटैक हो जाते हैं, मिसाइलों का बैराज अगर आ जाता है, तो ऐसे समय में वो एयर डिफेंस सिस्टम भी कहीं ना कहीं जो चूक सकता है। कभी कदार हमने देखा भी है कि, और हाल में हमने देखा कि किस तरह से ये जो अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों से हो रहे हैं, तो हमने देखा कि ईरान की मिसाइल और अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल के बीच में किस तरह से जो है जंग चल रही है। उसमें एकाध जो मिसाइल जो है वो छूट जाती है और वैसा ही लगता है कि जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, वो काफ़ी जो ड्रोन्स और मिसाइल को तो डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन एकाध ऐसी हैं जो इजराइल में गिर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल, लगातार खबरों का सिलसिला है, लगातार हम लोग की तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही है किस तरह से हमला हो रहा है। ईरान एक तरफ इजराइल को टारगेट कर रहा है, मिसाइलों की बौछार कर रहा है, वहीं इजराइल की ओर से जो
जो अहम ठिकाने सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस है उनको टारगेट किया जा रहा है। और इजरायली हमले के बाद ईरान में भारी तबाही देखने को मिली है। ईरानी लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर के हमला किया गया है। F-5 और F-4 फाइटर जेट पर इजराइल ने अटैक किया है, उन्हें तबाह कर दिया। और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहले जो वीडियो सामने आए थे वो आसमान से लिए गए ड्रोन वीडियोस थे और अब फोन से बनाए गए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। तबाही की तस्वीरें, पूरे मिडिल ईस्ट में धुआं, धूल, गुबार, मिसाइलों की बौछार, ड्रोन्स के अटैक, आग की लपटें, यही नजर आ रहा है। ईरानी लड़ाकू विमान को निशाना बना करके इजराइल ने जो हमला किया, वहां वो विमान बर्बाद हो गए हैं। पूरी तरह से ईरान की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने पर इजराइल तुला हुआ है। कोशिश यही है कि पूरी तरह ईरान के आसमान पर कब्जा हो जाए। और देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। शक ये जताया जा रहा है कि क्या ये लड़ाई सीमित रहेगी, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन करके रह जाएगी, या फिर इसका दायरा और बढ़ेगा और दुनिया पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। अच्छा असर तो हो नहीं सकता, लेकिन इन सब के बीच नीरज एक अहम सवाल यह है कि जब ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप साफ हो चुकी है, पॉलिटिकल लीडरशिप साफ हो चुकी है, तो जो ये अटैक किए जा रहे हैं, क्या ये अलग अलग सेंटर्स बना जो हो रहे होंगे वहां से किए जा रहे हैं? इन हमलों को डायरेक्ट कौन कर रहा होगा? बिल्कुल, देखिए ये अलग अलग जो अटैक्स हैं और इसमें जो स्थानीय कमांडर होंगे, जो फॉर्मेशन कमांडर्स होंगे, वो अपनी ही डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर उनको पहली डायरेक्शन दे दिया गया होगा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तब आपको क्या करना है। इसी स्थिति में कि अगर आपकी लीडरशिप अगर न्यूट्रलाइज हो जाती है तो फिर आप कैसे एक्शन लेंगे, वही हमें दिखाई दे रहा है। ये सब अपने आप इंडिपेंडेंट तरीके से ये अटैक्स कर रहे होंगे, जिनको जिम्मेदारी दी गई होगी हर एक बैटरीज को, मिसाइल की और ड्रोन की, कि आपको यहाँ पर अटैक करना है, इस दौरान करना है, ऐसे करना है। उसी का ही नतीजा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ईरान की तरफ से अभी भी ड्रोन्स और मिसाइल अटैक हो रहे हैं इजराइल के ऊपर और यूएस बेसिस के ऊपर। अब सवाल ये भी उठता है नीरज कि ये कितने समय तक सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की अगर माइट की बात की जाए तो निश्चित तौर पर ईरान के मुकाबले वो काफी ज्यादा है, इनके पास रीइंफोर्समेंट की भी गुंजाइश है, लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं है। और ऐसे में शुरुआती 2 दिन जितने भयावह रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में तो और भयंकर तबाही की आशंका गहरा गई है। बिल्कुल चंदन, जो देखिए कल जो अटैक्स किए इजराइल ने ईरान के ऊपर किए थे, उसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी ईरान के अटैक किया। उन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जहां पर जो ईरान के जो ड्रोन्स बनते हैं या फिर जहां बैलिस्टिक मिसाइल बनती हैं, वहां पर भी अटैक किए गए, ताकि कि ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स और न बना सके। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आती थी कि ईरान एक दिन में 1500 मिसाइल्स जो है तैयार कर लेता है मार करने के लिए। इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लंबे समय तक। ठीक है, तो मौजूदा क्षमता को तो नष्ट किया ही जा रहा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे लड़ाई के हथियार और ईरान ना बनाने पाए। इसी को लेकर के हमले तेज किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया ने यह देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति का मसीहा बताने से नहीं थक रहे थे, अपने लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मांग रहे थे। लेकिन ट्रंप शांति के कितने बड़े पक्षधर हैं, यह तो अब तक पता नहीं चला, लेकिन यह जरूर दुनिया समझ गई है कि अशांति पैदा करने में ट्रंप की बड़ी भूमिका बनी हुई है। ईरान में तबाही मची तो इसके पीछे ट्रंप है, मिडिल ईस्ट में अशांति हुई तो इसकी वजह ट्रंप है, और दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के मुहाने तक पहुंची तो इसके कर्ता धर्ता भी ट्रंप ही है। ये वही ट्रंप है जो 8 युद्ध रुकवाने का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से दुनिया में सनसनी फैला दी है। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, इराक, लीबिया, सीरिया, अमेरिका ने जहां भी हमला किया उन देशों को और वहां के लोगों के जीवन को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, कई लोग मानते हैं कि अमेरिका की सत्ता में बैठे ट्रंप ही दुनिया को बम बारूद में झोंकने पर तुले हैं। देखिए, तेल की लड़ाई है, ईरान के पास भी बहुत बड़ा भंडार है और मिडिल ईस्ट में भी तेल का बहुत बड़े भंडार है। अमेरिका को पैसे की हविस है। आपने वेनेजुएला का देखा, उसके साथ कितनी बड़ी ज्यादती करी दुनिया के सबसे बड़े डकैत ने। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ट्रंप ने इजराइल को कठपुतली बनाया है ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और आपको महायुद्ध के 10 वीडियोस दिखाते हैं जिन्हें देख करके पूरी दुनिया दहल रही है। देखिए, तेहरान पर इजराइल ने जो अटैक किया उसके बाद शहर धुआं धुआं होता हुआ नजर आया है। जबरदस्त धमाका सुनाई पड़ा और उसके बाद तबाही का मंजर। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, जहां पर मिसाइल से अटैक किया गया, आग लग गई, यहां पर भी लोगों की जान जाने की खबर आई है।
महायुद्ध के ये वीडियो देखने में जितने ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन उतनी ही भयंकर ये तबाही लेकर के आए हैं। बुर्ज खलीफा के पास धमाका हुआ है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची और मशहूर इमारत, ये भी अब मिसाइलों और ड्रोन की रेंज से दूर नहीं है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी हमला किया गया, वहां पर ड्रोन को इंटरसेप्ट करके गिराया गया। ये शाहिद ड्रोन थे जिन्हें मार गिराया गया है। एंटी ड्रोन गन और वहां पर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इराक के इरबिल में भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया। यहां ड्रोन अटैक कामयाब होता हुआ दिखा है, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया गया है। इसके अलावा छठे वीडियो की बात की जाए तो पाकिस्तान के कराची की है, जहां पर जबरदस्त बवाल हुआ है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने कॉन्सुलेट पर धावा बोला। यहां 14 लोगों की जान गई है जवाबी कार्रवाई में। इसके बाद बात करें अगर 7वीं तस्वीर की तो यूएई में मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया है। यूएई और जो कि बेहद अहम है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिहाज से, दुनिया का शांत देश माना जाता है, लेकिन यहां भी अशांति है। 60वीं तस्वीर इराक की राजधानी बगदाद, जहां यूएस दूतावास पर हमला बोला गया है और आग की लपटें, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर यहां पर आया है। कतर में ईरान से हमले की तबाही की ये तस्वीरें, 9वीं तस्वीरें देखिए। कतर में भी अटैक किया गया है। राजधानी दोहा समेत अमेरिकी बेसिस को ईरान ने टारगेट किया है मिसाइलों और ड्रोन के जरिए। 10वीं तस्वीर जो बहरीन की है, जहां पर यूएस बेस पर टारगेट किया गया है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।